इस वीडियो में भी हम इलस्ट्रेशंस की सहायता से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की गणना की प्रैक्टिस करेंगे। राम श्याम दो भाई हैं जिन्होंने अपने पिता से 4 मकान उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त किए। पहला मकान रिहायशी है जिसमें दोनों भाई मकान के बराबर बराबर हिस्से में रह रहे हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। दोनों भाइयों में से प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से का नवीनीकरण कराने हेतु नवीनीकरण के लिए बैंक से 1.5 लाख रुपए का ऋण 1 अप्रैल 15 को 12% वार्षिक की दर पर लिया। मकान का नगरपालिका मूल्यांकन 1 लाख रुपये। देखिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मकान का नगरपालिका मूल्यांकन अपने कोई काम इसमें कैलकुलेशन में काम नहीं आएगा। जो लोन लिया है दोनों ने अलग अलग लिया है। 1,50,000 का जो लोन है उस पर 12% की रेट से 18,000 का इंटरेस्ट बनता है। 18,000 दोनों का इंटरेस्ट बनेगा। जिसकी चूंकि नवीनीकरण के लिए लिया है तो ये इसकी अवधि कोई मायने नहीं रखेगी कि 1 अप्रैल 15 को लिया है, उसके बावजूद भी इस पर मैक्सिमम लिमिट 30,000 ही रहेगी। छूट के लिए, इंटरेस्ट की छूट के लिए मैक्सिमम लिमिट 30,000 रहेगी, पर ये दोनों भाइयों के लिए अलग अलग रहेगी। क्योंकि एक भाई का जो इंटरेस्ट बनता है वो केवल 18,000 बनता है, 12% की रेट से 1,50,000 का 18,000 बनता है, तो लिमिट के अंदर ही है, तो दोनों को 18,000 की छूट मिल जाएगी। टोटल 36,000 दोनों को छूट मिलेगी इसी मकान के संबंध में। दूसरे मकान को 10,000 मासिक किराए पर बैंक को दिया हुआ है, यानी कि मासिक किराया 10,000 है। दोनों भाइयों ने इस मकान का नगरपालिका कर 10% की दर से 11,000 चुकाया है। 10% की दर से नगरपालिका कर अगर 11,000 है तो इसका 100% कितना हो जाएगा, नगरपालिका मूल्य कितना हो जाएगा, 11,000 अपॉन 10% करेंगे ये तो 1,10,000, तो नगरपालिका मूल्य 1,10,000 हो गया। ये मकान बैंक ने 1 फरवरी 20 को खाली कर दिया और उसके बाद किराए पर नहीं उठाया गया। तो 1 फरवरी 20 को खाली कर दिया तो 1 फरवरी यानी फरवरी और मार्च 2 महीने खाली रह गया, तो वैकेंसी अलाउंस 2 महीने का देना पड़ेगा। मकान का अग्नि बीमा प्रीमियम 1,000 रुपये चुका है, जिसकी कोई छूट नहीं देते हैं अपन मकान संपत्ति के आय की गणना में। अन्य खर्चों की जैसे अग्नि बीमा प्रीमियम इत्यादि की कोई छूट नहीं देते। इस मकान पर वसीयत के अनुसार 14,000 रुपये वार्षिक भार है जो दोनों भाइयों को अपनी माँ को देने होंगे। वार्षिक भार की भी अपन कोई कटौती नहीं देते हैं, इसलिए इसका भी कोई समायोजन नहीं होगा। तीसरा मकान दिल्ली में, इसे दोनों भाई स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में लेते हैं। इसका नगरपालिका मूल्य 1,50,000 है। प्रत्येक भाई के पास मकान का आधा हिस्सा है। चूंकि गत वर्ष 2019-20 से 2 मकान करदाता को रहने के स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त करने के लिए छूट है, तो पहला मकान चूंकि ये खुद स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं और तीसरा मकान दोनों को सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे और इनकी एनएवी नील मानेंगे, नेट एनुअल वैल्यू नील मानेंगे। चौथे मकान में 2 रिहायशी इकाइयां हैं। इस मकान का नगरपालिका कर 10% की दर से 3,280 रुपये चुकाया, तो 3,280 रुपये चुकाया है 10% की दर से, तो 10% का भाग देंगे 3,280 में, तो अमाउंट आ जाएगा 32,800, यानी कि म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी आ गई, 32,800। पहली इकाई 1,000 रुपये मासिक किराए पर रहने के लिए दी हुई है, तो 1,000 रुपये मासिक का किराया हो गया, 2 महीने खाली रहा, तो वैकेंसी अलाउंस 2 महीने का हो जाएगा। दूसरी इकाई एक किराएदार को 1,500 रुपये प्रतिमाह किराए पर दी गई है, तो 1,500 रुपये के हिसाब से किराया हो गया दूसरी इकाई का। दोनों इकाइयों का अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। बाद में इसमें किराएदार ने अपना व्यापार करना शुरू कर दिया और अपने रहने के लिए पड़ोस में एक मकान किराए पर ले लिया। इस मकान को 2 माह किराया व्यापार में मंदी के कारण वसूल नहीं हो सका और वसूली का कोई प्रयास नहीं किया गया। देखिए, वसूली का कोई प्रयास नहीं किया गया, मंदी के कारण किराया वसूल नहीं हो पाया, तो इसकी कोई छूट नहीं मिलेगी। क्योंकि जब वसूली का प्रयास कर लिया हो और वसूली का प्रयास कर लिया और ये साबित हो जाए कि उससे किराया वसूल होने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ही न वसूल हुए किराए की छूट मिलती है। तो इस स्थिति में न वसूल हुए किराए की छूट नहीं मिलेगी। क्योंकि 2 इकाइयां हैं और 1,000 रुपये मासिक किराए पे और 1,500 रुपये मासिक किराए पे दी हुई हैं, तो इनको अपन ये मान लेंगे कि 1,000 रुपये और 1,500 रुपये, यानी कि 2:3 में इनका म्यूनिसिपल वैल्यू अपन डिवाइड कर देंगे।
म्युनिसिपल वैल्यू जो 32,800 आई है उसको 1000 और 1500 के अनुपात में बांट देंगे दोनों में और फिर कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, जो पहला और तीसरा मकान है वो दोनों भाइयों ने अपने स्वयं के रहने के लिए काम में ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका वैल्यूएशन करेंगे। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की अगर ओवरऑल देखें तो पहले और तीसरे की, तो नेट एनुअल वैल्यू दोनों की दोनों हाउस की क्या करेंगे, नील मानेंगे। और चूंकि नेट एनुअल वैल्यू नील मानेंगे तो इसमें से केवल एक ही कटौती देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन की। और इंटरेस्ट ऑन लोन चूंकि दोनों ने 18,000 चुकाया है गत वर्ष में, तो 18 गत वर्ष का ब्याज जो है 18,000 बन रहा है, तो दोनों को 36,000 की छूट मिल जाएगी। मैक्सिमम लिमिट 30,000 है किसी वेस्टी विशेष के लिए, किंतु यहाँ दोनों को अलग अलग मिलेगी, तो दोनों के लिए लिमिट 30,000 की है, जिसमें से इन्होंने 18,000 की छूट हो जाएगी। तो इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस 36,000 नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये छूट मिलने के बाद अमाउंट नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला और तीसरा मकान है उसमें 36,000 नेगेटिव इनकम होगी। क्योंकि तीसरे मकान में किसी तरह का कोई लोन नहीं है, तो लोन की छूट केवल पहले मकान के संबंध में ही इनको मिलेगी। अब पहले और तीसरे मकान को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड अपन ने छोड़ दिया, मान लिया, तो अब सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस का वैल्यूएशन करेंगे। सेकंड हाउस एक बैंक को दिया हुआ था और फोर्थ हाउस की 2 यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट 12,000 मतलब 1,000 रुपये प्रति माह पे, और सेकंड यूनिट 1,500 रुपये प्रति माह किराए पर उठी हुई थी। तो देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू अपन ने लिखा इनमें, सेकंड हाउस की 1,10,000, क्योंकि 11,000 का इन्होंने म्यूनिसिपल टैक्स चुकाया था 10% की रेट से, तो 1,10,000 म्यूनिसिपल वैल्यू होगी। फोर्थ हाउस में 3280 का चुकाया था इन्होंने 10% की, तो 32,800 को अपन ने 1:2 यानी 1,000 और 1,500 के अनुपात में दोनों को म्यूनिसिपल वैल्यू बांट दी। अब देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू का सबसे पहले अपन फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू दोनों कंपेयर करते हैं, और उनमें से जो ज़्यादा होता है वो लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में फेयर रेंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए अपन ने म्यूनिसिपल वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। और म्यूनिसिपल वैल्यू का स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करें, मतलब उसके बाद स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करते हैं, तो वो भी यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए अपन एक्सपेक्टेड रेंट में म्यूनिसिपल वैल्यू ही आ जाएगी। क्योंकि दो डाटा अपने पास नहीं है, फेयर रेंट भी नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं है, तो जो भी आइटम नहीं होती है तो बाकी को मानते हुए गणना की जाती है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू ही अपने पास है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू। इसकी तुलना करेंगे रेंटल वैल्यू या रेंट रिसीवेबल से। तो पहले मकान के संबंध में अगर पूरे 12 महीने वो लगता है, तो 10,000 रुपये महीने के, दूसरा मकान जो है 10,000 रुपये महीने के हिसाब से उठा हुआ है, तो 1,20,000 का अमाउंट बन गया रेंटल वैल्यू। फोर्थ हाउस में जो फर्स्ट यूनिट है वो 1,000 रुपये के हिसाब से उठी हुई है, तो 12,000 हो गया। और सेकंड यूनिट है वो 1,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से उठी हुई है, तो 18,000 हो गया। अब चूंकि इसमें वो जो नया वसूल हुआ किराया है सेकंड यूनिट का, वो अपन इसलिए नहीं घटाएंगे कि वहाँ वसूली के प्रयास नहीं किए गए। दोनों को कंपेयर किया, ए और बी, म्यूनिसिपल वैल्यू और रेंटल वैल्यू को, तो जो ज़्यादा है उसका सिलेक्शन करेंगे। तो ज़्यादा कौन सा रहा, इसमें रेंटल वैल्यू 1,20,000, और फोर्थ हाउस की में जो म्यूनिसिपल वैल्यू है वो ज़्यादा है, 13,120 और 19,680, तो उनका सिलेक्शन अपन ने कर लिया। अब वैकेंसी पीरियड जो है उसका छूट घटाएंगे। तो सेकंड हाउस है वो 2 महीने खाली रहा, तो 2 महीने का 10,000 के हिसाब से 20,000। और फोर्थ हाउस की फर्स्ट यूनिट भी 2 महीने खाली रही, तो 1,000 रुपये के हिसाब से 2,000 की छूट दे देंगे। तो रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड अपन ने घटा दिया। थर्ड हाउस सेकंड हाउस से फोर्थ हाउस की सेकंड यूनिट खाली नहीं रही है, इसलिए वैकेंसी अलाउंस नहीं मिलेगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में म्यूनिसिपल टैक्सेस जो मकान मालिक ने चुकाए हैं वो 11,000, और दूसरी स्थिति में जो चुकाए हैं उनको 1,000 और बाद 1,500 में बांट दिया अपन ने दोनों मकान यूनिट्स में अलग अलग। तो नेट एनुअल वैल्यू आ गई, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का दे दिया, और स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद इनकम जो आई वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेकंड और फोर्थ की अलग अलग यूनिट की कैलकुलेशन होगी। क्योंकि नेट एनुअल वैल्यू में अपन इंटरेस्ट और लोन भी घटाते हैं, पर सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस दोनों के संबंध में ही कोई लोन नहीं लिया गया है, इसलिए वो कटौती अपन ने नहीं दी है। और टैक्सेबल इनकम इस प्रकार सेकंड हाउस की 62,300, फोर्थ हाउस की फर्स्ट यूनिट की 6,866 और सेकंड यूनिट की 12,398 हुई।
हाउस प्रॉपर्टी की जो ये इनकम है इसको अपन राम और श्याम दोनों में बांट देते हैं, एग्रीगेट इनकम को। तो टैक्सेबल इनकम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड हाउस, यानी पहले और तीसरे मकान से जो सेल्फ ऑक्युपाइड माने थे उनमें दोनों को 18,000 के इंटरेस्ट की छूट मिली थी, जिसके कारण इनकम 36,000 की नेगेटिव हुई थी। तो दोनों को 18,000 दोनों में नेगेटिव इनकम के रूप में शो कर दिया। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सेकेंड हाउस 62,300 है, आधा आधा करके दोनों में बांट दिया। और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम फोर्थ हाउस में भी फर्स्ट यूनिट का और सेकेंड यूनिट का दोनों का 50-50% डिवाइड कर दिया। और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस प्रकार इनकी 45,564 जो टोटल थी नेगेटिव इनकम को एडजस्ट करते हुए, वो 22,782 और 22,782 रुपये हो गई। इस प्रकार ये कैलकुलेशन अपन ने, जो 4 मकान है, इनको पुश्तैनी मकान है, दोनों भाइयों का बराबर बराबर हिस्सा है, उनका वैल्यूएशन अपन ने कर दिया। अब देखिए वर्किंग नोट में अपन क्या क्या दिखा रहे हैं कि एज बोथ द ब्रदर्स आर इक्वल शेयर इन हाउस, ईच वन इज एंटाइटल्ड टू हैव द बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेशन। दोनों को अलग इक्वल शेयर है, तो दोनों को बराबर बराबर अपन ने बेनिफिट दिया उसका सेल्फ ऑक्यूपेशन का। दूसरे वर्किंग नोट में अपन ने ये दिया है कि जो सेकंड फोर्थ हाउस है उसकी सेकंड यूनिट का किराया वसूल करने के लिए अपन ने कोई प्रयास नहीं किया, कि करदाता ने कोई प्रयास नहीं किया, इसलिए उसको अनरियलाइज्ड रेंट की कोई छूट नहीं दी, उसको एडजस्ट नहीं किया। मदर को जो पैसा देना था विल के अनुसार, उसकी कोई कटौती नहीं मिलती है और इंश्योरेंस प्रीमियम की कोई कटौती नहीं मिलती है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन ने जो वो है फोर्थ हाउस की, वो निकालने का तरीका बताया। 3280 में 10 का भाग दिया, 10 गुना 100 करके 32,800 आ गया। 32,800 को अपन ने 2/5 या 3/5 यानी 12,000 और 18,000 जो रेंट है इनका, या मंथली रेंट है 1,000 और 1,500, उनके अनुपात में अपन ने इसको बांट दिया। राम और श्याम ने 1.5 लाख का लोन लिया, 12% का इंटरेस्ट है, तो 18,000 का इंटरेस्ट की छूट हो जाती है एक के लिए, और दोनों के लिए 18,000 प्लस 18,000। रिपेयर्स के लिए छूट है, रेन्यूअल रिपेयर्स और रेन्यूअल की छूट में मैक्सिमम लिमिट पर पर्सन 30,000 है, पर पर्सन 30,000 है, किंतु ये दोनों को अलग अलग मिलने के कारण 18,000 प्लस 18,000 36,000 छूट मिल गई। थैंक यू।